एक आदमी दुकान में गया और उसने जाके सेल्समैन को पूछा कि भाई ये फ्रिज कितने का है, मुझे फ्रिज बाय करने का है। तो वो सेल्समैन ने क्या उसको बताया कि नहीं, मुझे फ्रिज बेचना नहीं है, आप जाओ इधर से। तो बोले क्यों, मैं पैसा लाया हूँ, खरीदी करने के लिए आया हूँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, मुझे बाय करना है फ्रिज। तो बोला नहीं, आप जाओ यहाँ से, मुझे बेचना ही नहीं है फ्रिज। ये आदमी एकदम, आप पैसा लेके कोई दुकान में जाते हो तो कोई सामान तो खरीदते हो ना, और वो लोग बेचते भी है, तो ये सोचने लगा कि ये क्या हो गया, तो बाहर गया और थोड़ा अपना वेशभूषा बदल के आया। हाँ, थोड़ा क्या बोलते हैं, कुछ तो भी और पहन के आया। हाँ, और वेशभूषा बदल के आया और फिर उसने बोला कि मुझे ये फ्रिज खरीदना है। तो बोला तुम फिर आ गए इधर, ना बोला था ना इधर नहीं आने का, आप जाओ तुम इधर से। तो बोला अरे लेकिन मुझे खरीदना है और तुमने मुझे पहचाना कैसे। तो बोले नहीं, तुम जाओ यहाँ से। फिर वो वापस बाहर गया और एक स्त्री का ड्रेस पहन के आया, लड़की का वेशभूषा करके आया। वापस आके उसने पूछा फ्रिज कितने का है, मुझे फ्रिज लेना है। तो वापस वो आदमी ने बोला अरे तुम समझते नहीं हो, जाओ यहाँ से, मुझे फ्रिज नहीं बेचना है। ऐसा उसने बार बार अलग अलग वेश करके आया। और फिर उसने आके बोला उस आदमी को कि ठीक है भाई, मुझे फ्रिज नहीं खरीदना है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दो कि तुम फ्रिज मुझे क्यों बेचना नहीं चाहते हो। हाँ, बाकी तो मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर्स है दुकान में, आप सबको सब कुछ बेच रहे हो, मुझे फ्रिज क्यों नहीं बेच रहे हो। तो और पहचान कैसे रहे हो तुम मुझे, मैं अलग अलग वेशभूषा में आ रहा हूँ तो तुम कैसे मुझे पहचान रहे हो। तो सेल्समैन ने क्या बोला कि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि तुम बार बार आके इस ये इसको जो फ्रिज बोल रहे हो ना, वो फ्रिज है ही नहीं, वो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन को पॉइंट करके तुम बोल रहे हो कि मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे ये फ्रिज चाहिए। तो बार बार कोई उल्लू की तरह आके वॉशिंग मशीन को फ्रिज बोलेगा तो हम समझेंगे ना कि तुम सेम उल्लू आदमी हो जो इधर आ रहे हो, है ना। तो इस तो उन्होंने बोला कि अगर हमने तुमको, तो आदमी ने बोला कि ठीक है भाई, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी है, मुझे बेच दो। तो कह अरे भाई तुम जाओ, तुम्हें बेच के मतलब नहीं होगा। आज तुम वॉशिंग मशीन लेके जाओगे और कल वापस मेरे पास आके बोलोगे क्या कि ये वॉशिंग मशीन में खाना ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं फ्रिज, तो ठंडा कैसे होगा। तो तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई अंत नहीं हो सकता है। मुझे ये कहानी क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि हम लेडीज का भी कितने हद तक यही सिचुएशन चल रहा है। हाँ, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल विमेन एम्पावरमेंट है क्या, वो बिना समझे हम कुछ अलग चीज को विमेन एम्पावरमेंट समझते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार विमेन एम्पावरमेंट क्या है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हम क्या हो रहेंगे, दुखी ही रहेंगे, कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे कि भाई ठंडा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, गलत फहमी में ही रहते रहेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत होती है ना, कि भाई स्त्री क्या वस्तु है, हाँ, स्त्री का महत्व क्या है, स्त्री का व्यवहार कैसे होना चाहिए। अर्जुन भगवत गीता में कृष्णा को पूछते हैं कि भाई एक सत्पुरुष का क्या व्यवहार होता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या सोचता है, हाँ, किस तरह से आचार करता है, विचार करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है। ये सब चीजों के बारे में अर्जुन ने कृष्णा को पूछा। तो उसी तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें कि हम स्त्रियां किस तरह से असली रूप में विमेन्स एम्पावरमेंट में के आंदोलन में भाग ले सकते हैं, तो हमारा कई हद तक हम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे हमारे सामाजिक अप्रोच में, है ना। क्योंकि आजकल हम लोग सब कुछ क्या सोच रहे हैं कि अरे ये सब जो भी शास्त्रों में दिया हुआ है, काफी हद तक वो क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इट्स जस्ट एक रीति रिवाज जैसी चीज है कि भाई ये करना चाहिए, ये करो, हाँ, ऐसा बोला गया है करो, लेकिन उसके पीछे का कारण हम नहीं समझते कि स्त्रियों को अमुक शास्त्र में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि स्त्री को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो सब रीति रिवाज उड़ा देते हैं हम बोलते हैं कि नहीं,
ये सब खोखले रीति रिवाज में हम मानते नहीं है। हमें क्या करना है, शॉर्टकट करना है। और रीति रिवाज में मानेंगे तो हम क्या लगेंगे, देशी लगेंगे, हम मॉडर्न नहीं लगेंगे। सबको आजकल मॉडर्न लगने की इच्छा है ना, कि अरे एकदम फॉरवर्ड होने चाहिए, एकदम क्या बोलते हैं, थोड़े मॉडर्न लगने चाहिए, हमें कोई देशी नहीं लगना है। हम एडुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये सब रीति रिवाज तो क्या ट्रेडिशनल चीजों में हम मानते ही नहीं है। तो इस तरह से हमने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन क्या रीति रिवाजों का अपने समाज में स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। पहले के जमाने में जब शादियां होती थी, हाँ, तब कितने दिन शादी का प्रक्रिया चलता था? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। दो गांव में, एक गांव में लड़का, एक गांव में लड़की, ये लड़के, ये गांव के लोग ये गांव में आते थे 2 दिन, 4-5 दिन, ये गांव के लोग वो गांव में जाएंगे, फिर संगीत होगा, फिर मेहंदी होगी और हल्दी होगी और कितना सारा प्रीति भोज होगा। तो 10-15 दिन अगर आप ऐसे विधि विधान करते हो, तो उसके बाद पूरे समाज के सामने आपकी बात फैल गई है कि इन्होंने शादी की है, शादी की है, तो डाइवोर्स लेने के पहले आप 50 बार सोचोगे कि अरे लोग सोचेंगे इतना ढिंडोरा पीट के शादी की और अभी डाइवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लोगों ने क्या किया है, रीति रिवाज को उड़ाने की बात की है, तो लोग शादी कहाँ करते हैं? कोर्ट मैरिज। कितना टाइम लगता है उसको? 15 मिनट। हाँ, कोर्ट में जाने का, तो हार एक्सचेंज करने का, तुमने साइन किया, मैंने साइन किया, शादी हो गई। तो न किसी ने देखा, शादी की है तो डाइवोर्स करेंगे तो भी उसका क्या फर्क पड़ता है, किसी को मालूम ही नहीं है कि हमने शादी की है ना। तो इसके लिए इंग्लिश में कहावत है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। देखते ही पसंद आ जाता है, कोई शादी करने की इच्छा हो जाती है, लेकिन जैसे ही पहली आर्ग्यूमेंट होती है, हम बिल्कुल झिझकते नहीं है डाइवोर्स करने के लिए। लेकिन क्या ये चीजें हमारी वैदिक संस्कृति में दी गई है कि इस तरह का जीवन बिताना चाहिए? आजकल हम लोग सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इसके ऊपर ऑर्डर करते हैं ना चीजें, तो कई बार हमारे पास आती है। मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि अरे माता जी आप अमेजोन नहीं यूज करते? मैं बोली मुझे ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, मैं दुकान में जाती हूँ, खरीदती हूँ, देखती हूँ जो पसंद आता है। अरे माता जी कोई नहीं। मैं बोली कि बिना देखे हम ऑर्डर कर लेते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो बोले कोई नहीं, रिटर्न पॉलिसी होती है, 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करो। मैं क्या करती हूँ, मेरी बेटी के लिए मैं 7 कलर के सेम ड्रेस ऑर्डर कर देती हूँ, एक रखती हूँ और 6 रिटर्न कर देती हूँ मैं। तो वो बोले तो इतना क्यों ऑर्डर करने का? तो पता नहीं, नहीं रिटर्न पॉलिसी बहुत इजी हो गई है माता जी आजकल। हाँ, तो यही रिटर्न पॉलिसी के चक्कर में हम लोगों के संबंधों में भी रिटर्न पॉलिसी आ गई है ना। शादी की, अच्छा लगा लड़का, ये लड़की अच्छी लगी, सुंदर लग रही थी, या लड़का बड़ी गाड़ी में आया कॉलेज में और स्मार्ट गॉगल्स पहना है, एकदम स्मार्ट टी शर्ट और जीन्स पहन के आया, बड़ी बड़ी गाड़ी से उतरा, तो लड़कियों को लगता है वाह क्या लड़का है, इसी के साथ शादी करनी चाहिए। हाँ, और ऐसे ही प्रेम में पड़ते हैं, और वो अपना नाम राजू या रमेश या कुछ तो भी बता देगा, और बाद में मालूम पड़ता है क्या, गाड़ी भी भाड़े की थी, कपड़े भी भाड़े के थे, हाँ, सब कुछ भाड़े का था, नौकरी तो थी नहीं। और आके बाद में बोलते हैं कि तुम्हारे यू नो मेरे पास नौकरी है नहीं, अभी अपनी शादी हो गई है, तुम नौकरी दिला दो, तुम्हारे बाप नौकरी दिला दे, कुछ तो भी करके जुगाड़ करो। हाँ, या तो फिर क्या निकलता है, लव जिहाद। लव जिहाद मालूम है ना? हाँ, अलग धर्म के लोगों के साथ शादी, आई मीन प्रेम में पड़ते हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि अरे ये तो पूरा सब हमारा कल्चर ही नष्ट हो गया, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई। तो ये सब चीजों को हम एक्सटर्नल फॉर्म को जब महत्व देने लगते हैं, तो स्त्रियों का क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। क्योंकि स्त्रियों के लिए अमुक क्वालिटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, स्त्री और पुरुष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। समाज में ऐसा बताया जाता है कि पुरुष ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुरुष, लेकिन एक्चुअली स्त्रियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कहावत है ना, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। समझा? कि जो पालना होता है ना, पालना, उसको जो झुलाता है हाथ, वो दुनिया पे राज करता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां है ऐसी पावरफुल, भगवान ने ऐसा पावर दिया है हमें।
लेकिन उस पावर को हम किस तरह से यूज करते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि हमारा रियल वुमेन एम्पावरमेंट होगा कि हमारा पतन होगा। उस पावर से हम तो या तो समाज को बना सकते हैं या तो समाज को तोड़ सकते हैं, परिवार को बना सकते हैं या तो परिवार को तोड़ सकते हैं। उतनी शक्ति एक स्त्री के अंदर दी गई है ना। हम कई बार शास्त्रों में पढ़ते हैं कि स्त्री कैसे अट्रैक्टिव लगती है, ऐसा क्या बोलते हैं, मेकअप वगैरह करके अट्रैक्टिव लगना एक बात लेकिन असली ब्यूटी कहाँ की होती है, अंदर की ब्यूटी होती है ना। तो स्त्री के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी होती है, हाँ, जिससे वो ट्रूली विमेन्स एम्पावरमेंट के आंदोलन में जुड़ सकती है, और वो क्या है, प्योरिटी। प्योरिटी मतलब शुद्धता, जो दो प्रकार की होती है। एक बाहरी शुद्धता होती है, जो प्रभुपाद जी बताते थे कि हम रोज उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, घर साफ रखना चाहिए, हाँ, कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए, नहाने के बाद बाल साफ होने चाहिए। इस तरह से एक्सटर्नल, खाना बनाते हैं तो किचन साफ होना चाहिए। ये सब एक्सटर्नल क्लेanलीनेस हो गया, जो भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्लेanलीनेस है, कौन सी शुद्धता है, अंदरूनी शुद्धता, अंदर की शुद्धता होनी चाहिए। तो ये स्त्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हद तक स्त्री एज अ क्लास शुद्ध रहेगी उतना समाज शुद्ध रहेगा, उतना आपका परिवार शुद्ध रहेगा। तो जो स्त्री की शुद्धता की जो बात कर रहे हैं, वो शुरू कहाँ से होती है, मन से। अगर हमारा मन साफ है तो क्या रहेगा, हम सोचेंगे साफ सुथरे विचार। अगर हम साफ सुथरे विचार सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, हम उस तरह से एक्ट करेंगे। जो हम सोचते हैं वही बिहेवियर में आता है ना हमारा, हमारे एक्टिंग में। जितना शुद्ध सोचेंगे उतना शुद्ध कार्य करेंगे, जितना शुद्ध कार्य हम करेंगे वो हमारी आदत बन जाएगी। और आदत बनते बनते उससे हमारा क्या बनता है, एक चरित्र बनता है, कैरेक्टर बनता है ना। और कैरेक्टर से क्या बनता है, संस्कृति बनती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ। विचार से एक्शन बनता है, एक्शन से हैबिट बनती है, हैबिट से कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से संस्कृति बनती है। और संस्कृति प्रदान करने का उत्तरदायित्व प्राइमरीली स्त्री को दिया गया है, भगवान ने। इतना बड़ा क्या बोलते हैं, जवाबदारी, कितनी बड़ी जवाबदारी है, जो आजकल स्त्रियां समझती ही नहीं है। उनको कैसे जस्ट जीना है, बस पुरुषों की तरह जीना है, बिंदास जीना है, और कुछ सोचना नहीं है। हाँ, तो अगर जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा, संस्कृति शुद्ध कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती, बराबर। तो इसके लिए हमें बहुत ही, तो आज के समाज में डिफिकल्ट हो गया है रहना। हमारे बॉम्बे में इतना डिफिकल्ट है क्योंकि एक्सपोजर इतना है मीडिया और बाहर की दुनिया में। लेकिन हम देखते हैं कि बारामती हो या कोल्हापुर हो या नासिक, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, वहां पे भी लोग एकदम मॉडर्नाइजेशन के विक्टिम्स बन गए अभी। ऐसे ही सोचने लगे हैं कि नहीं, फ्री मिक्सिंग बहुत अच्छा है। अगर हम सिर्फ साड़ी पहन के घर में बैठे रहेंगे तो लोग सोचेंगे अरे क्या देशी व्यक्ति है। फॉरवर्ड होने चाहिए, फॉरवर्ड, हमें भी जीन्स पहनना चाहिए, हमें भी ड्रेस पहनना चाहिए, हेयर स्टाइल करनी चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो क्या हमारी सोसाइटी में हमारी वैल्यू होगी, ऐसा क्या हम सोचते हैं। और इस तरह से बाहर जाने के कारण क्या होने लगा है अभी, फ्री मिक्सिंग होने लगा है स्त्री पुरुष के बीच में। और आप देखेंगे कि कितना सारा पतन उसके कारण हो गया है। हाँ, हाँ, मुझे बारामती में कैसा मालूम, लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता, बैंगलोर, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट सुनते हैं कि सर चकरा जाता है। पार्टीज होती है यहाँ पे, किस चीज की, पार्टनर स्वैपिंग। मतलब हम पति पत्नी पार्टी में जाएंगे और रूम कमरे बुक करेंगे, और एक क्या बोलते हैं, बोल में, एक पतीले में सब अपनी अपनी रूम की चाबी डालेंगे, और जो चाबी जिसको मिली, हाँ, वो तेरी वाइफ के साथ मैं, मेरे हस्बैंड के साथ तुम, एक रात बिताने का, ऐसी गेम होती है। हाँ, ऐसी पार्टी होती है।
तो हम सोचेंगे कि कौन सी शुद्धता और कौन सी पवित्रता की हम बात कर रहे हैं। कहाँ गया शास्त्र? खड्डे में। हाँ, एब्सोल्युटली खड्डे में गया। कहाँ हम चले गए? और जब हम इस तरह की बात करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? ओल्ड फैशन है, इस्कॉन के माता जी ओल्ड फैशन है। लेकिन हम लोग ओल्ड फैशन नहीं है। हम लोग क्या है? हम लोग सक्सेसफुल लोग हैं, हम लोग खुश लोग हैं, हम लोग शांत लोग हैं। हाँ, और ये हमारे चेहरे पे दिखता है। जो सो कॉल्ड मॉडर्न स्त्री लड़कियां और स्त्रियां होती है, उन वो बाहर से प्लास्टिक स्माइल तो दे देते हैं, लेकिन वो अंदर से कभी सुखी नहीं होते, कभी खुश होते ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में लोग बाहर नहीं जाते थे काम पे या कुछ भी। जाते थे काम पे, पुराने जमाने में भी जाते थे। लेकिन उनका काम करने का क्षेत्र क्या होता था? कॉटेज इंडस्ट्री जैसा, घर के आजू बाजू ही खेत में जाओ, या तो घर पे पापड़ बनाओ, अचार बनाओ। हाँ, घरगुती चीजें कुछ तो भी, कपड़े के डॉल बनाओ, खिलौने बनाओ, चादर बनाओ, साड़ियाँ बनाओ। ये सब उसके इंडस्ट्री घर में ही होते थे, कि घर के आजू बाजू होते थे। तो इसको क्या बोलते हैं कि जेंडर फ्रेंडली काम करते थे वो लोग। मतलब स्त्रियों के, जेंडर फ्रेंडली को क्या बोलेंगे इंग्लिश, हिंदी में? मतलब अपने जो लिंग, विमेन फ्रेंडली काम करते थे, कि जो स्त्रियों को करना है। उग्र कर्म नहीं करते थे, जैसे कि अब करने लगे हैं। हाँ, और अब कंपटीशन हो गया है किस चीज का? कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो उसके कारण हमको, पहले जो घर के आजू बाजू काम कार्य करते थे हम, तो क्या थोड़ा कार्य किया, घर का भी ध्यान रखा, बाहर का भी ध्यान रखा, घर पे ही रह के, बच्चे भी है घर पे, घर भी साफ सुथरा रख सकते हैं, सब कुछ खाना बना बना के सब कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जॉब दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए। कई बार 45 मिनट 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। और ट्रैफिक वाले सिटीज में तो भले ही एक आधे घंटे की दूरी पे हो, लेकिन ट्रैफिक के कारण 2 घंटा लग जाता है। 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का। और सुबह सुबह निकल गए ऑफिस के आवर के बाद, रात को थक के मरे हुए घर पे आएंगे, तो हम क्या घर के लिए कुछ कर सकते हैं? न बच्चों के लिए, न पति के लिए। सबको बोलेंगे पैकेट पैकेट से खाना खा लो, कैंटीन से ले लो, स्विगी से मंगा लो, हाँ, जोमेटो से मंगा लो, होटल में जाके खा लेते हैं। यही सब कल्चर शुरू हो गया है। और पूरा जो पारिवारिक, अ, क्या बोलते हैं, यूनिट है, वो पूरा डिसरप्ट हो गया है। जो पूरा जो परिवार का एक यूनिट था, वो पूरा डिसरप्ट हो गया। पहले के जमाने में स्त्रियां जल्दी उठती थी। हाँ, घर साफ करेगी, खाना बनाएगी, पाठ पूजा करेगी, और घर क्लीन करेगी, बच्चों को तैयार करेगी, स्कूल भेजेगी, अपने जो बुजुर्ग, क्या बोलते हैं, सास ससुर रहेंगे, उनकी सेवा करेगी। ये सब कार्य में, और गाय भैंस होती थी घर में, तो उनकी सेवा करने में पूरा दिन कैसे चला जाता था मालूम नहीं। तो जब इतनी सारी कार्य स्त्रियों के लिए होती है, और जब वो बाहर काम के लिए, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं जाना चाहिए, आज की जरूरत हो गई है, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो जरूरत के मारे हम जब बाहर कमाने के लिए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि परिवार को हमें हर तरह से सपोर्ट तो करना ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे। हाँ, हम काम नहीं करेंगे। जरूरत है तो करना चाहिए, लेकिन अमुक जगह पे जरूरत नहीं भी होती है ना, तो भी स्त्रियों को क्या चाहिए होता है? एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल चाहिए, कि हम भी बाहर घूमेंगे, हम भी बाहर फरेंगे, फिरेंगे। तो इस हिसाब से उनको बाहर ही रहना होता है। और जॉइंट फैमिली का तो सवाल ही नहीं होता है। जब जॉइंट फैमिली में पहले रहते थे, तो देवरानी रहे, जेठानी रहे, और देवर रहते थे, उनके बच्चे, उनके पति, दादा दादा दादी, सब लोग का क्या होता था? एक इमोशनल शेयरिंग होता था। दिन में वो हंसते भी थे, साथ में रोते भी थे, झगड़ते भी थे, और पूरा सुलझा के रात को इतने थक जाते थे कि सो जाते थे। लेकिन अभी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, कौन रहता है घर में? सिर्फ पति और पत्नी। हम्म और पूरा दिन पति अगर बाहर रहा और पत्नी घर पे रही, तो मतलब उसका कोई इमोशन शेयर करने का कोई जगह ही नहीं रहता है। तो इसके लिए जैसे ही पति घर पे आता है, वो उसका डाउनलोडिंग चालू कर देती है। आज ये, आज वो, आज वो। तो वो बोलेगा, अरे यार, मैं पूरा दिन थक के आया हूँ, थोड़ा मेरे को शांति दो, है ना? लेकिन कौन सी शांति की हम बात कर रहे हैं? हाँ, वो कोई शांति नहीं होती है, और फिर झगड़ा होने लगता है। और
कई बार मारपीट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कितनी सारी चीजें होती है, बच्चे निग्लेक्ट हो जाता है। और इन सब चीजों के कारण हमारा पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की प्योरिटी भी स्टेक पे आ गई है। फ्री मिक्सिंग हो गया है। आजकल आप ऑफिस में जाओ तो हैंडशेक तो करना ही पड़ता है। लोगों को ऐसा लगे कि अगर वो सामने वाले आदमी ने ऐसा किया और आप ऐसे करोगे तो बोले अरे ये क्या है, तो मैं थोड़ी ना खाने वाला हूँ। हैंडशेक करो। फिर अभी तो वेस्टर्न कल्चर आ गया है कि हक करो। मिलने के टाइम पे ऐसे ऐसे मिलना चाहिए, ईद ए मिलाद की तरह मिलो। हाँ, तो ही आप मॉडर्न गिलाओगे, नहीं तो लोग पॉइंट करेंगे ये देखो देखो, हाँ ये कैसी अकेली अकेली रहती है। तो इन सब कार्यों के कारण हमारा क्या हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, और हमारी शक्ति कम हो जाती है। हमारी जो शक्ति है, जो हमें एम्पावर करती है, वो पूरी कम हो जाती है। नहीं तो जो विमेन लेडीज की शक्ति है, उसकी तो शास्त्रों में कितनी सारी उदाहरणें दी है। और इस प्योरिटी के कारण स्त्री कितनी अट्रैक्टिव होती है। आप देखेंगे कि भागवतम के थर्ड कैंटो में देवहूति का उदाहरण आता है कि देवहूति अपने महल के टेरेस के ऊपर रही थी, और उसको खेलते हुए देख के, उसकी अंदरूनी सुंदरता और बाहर की सुंदरता को देख के देवतागण जो आसमान में एयरप्लेन में जाते थे ना, ऊपर विमान में जाते थे, वो लोग विमान से गिर जाते थे उसकी ब्यूटी को देख के। हाँ, क्योंकि वो अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से अट्रैक्टिव थी, प्योर थी। लेकिन आपने कभी शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि कोई पुरुष बॉल से खेल रहा था और स्त्रियां देख के बेहोश हो गई और कहीं से गिर गए? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुरुष होते हैं अट्रैक्ट, लेकिन इतना अट्रैक्टिव उनको ये नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते जितने स्त्रियों की क्वालिटी से वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो स्त्रियां नेचर से कैसे स्वभाव की होती है? वाम स्वभाव बोलते हैं। वाम, वाम मतलब क्या? बहुत मृदु होते हैं, बहुत स्वीट नेचर्ड होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वल्नरेबल, समझ? वल्नरेबल का वर्ड मुझे नहीं आ रहा है। कि लोगों के बहकावे में भी आ जाते हैं कई बार। हाँ, बहुत मृदु नेचर के होते हैं और बहकावे में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस नेचर का एडवांटेज लेके समाज हमें क्या करता है, डिसएम्पावर कर देता है। उदाहरण स्वरूप, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों बच्चों को मार दिया, अभी आपके एक बच्चे को भी कोई मारेगा तो हमारे अंदर बदले की आग भभकने लगेगी। हाँ, कि उसने मारा ना, अभी मैं उसको दिखा देते हैं। और उधर भीम अर्जुन जैसे लोग थे, उन्होंने बोला डोंट वरी, हम जाके अश्वत्थामा को खत्म करते हैं। तो अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए। लेकिन जब वो आया तो द्रौपदी ने क्या बोला, छोड़ दो उसको। अरे बोले छोड़ दो, तुम्हारे 5 जवान बच्चों को मार दिया है। बोले नहीं, छोड़ दो, क्योंकि मुझे जो दुख हुआ है वो मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माँ कृपी को भी उसी प्रकार का दुख हो। क्यों? क्योंकि वो वाम स्वभाव की थी। हाँ, वेरी सॉफ्ट हार्टेड थी। जब रामायण में हम देखते हैं कि सीता मैया को जयंत, जो इंद्र के पुत्र थे, कौवे के रूप में आए थे, और जब चित्रकूट में थे भगवान सीताराम, तब किस तरह से सीता को अटैक किया कि सीता के शरीर से खून बहने लगा। हाँ, फिर भी जब राम ने उसको ये कुशाग्रास मार के, घास मार के ब्रह्मास्त्र की तरह उसके पीछे गया। हाँ, और जब कौवे ने शरण ली सीता मैया की, तो सीता ने क्या बोला, माफ कर दो। सोचो, हाँ, क्या स्वभाव होता है। सीता ने रावण जैसे व्यक्ति को भी, वो जब साधु बन के आया सीता के वाम स्वभाव का एडवांटेज लेने के लिए, तो सीता उसमें भी कैरिड अवे हो गई। जबकि वो सीता माता कौन है, सुप्रीम गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है। हाँ, मृग को देख के वो हो गई कि नहीं नहीं, वो मृग देखो कितना सुंदर है, हम उसको अयोध्या लेके जाते हैं। तो कई बार स्त्रियां बहुत ही वल्नरेबल होती है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर की, और जो भी है मान जाते हैं। और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसी का तो फायदा उठाते हैं। आपको बोलेंगे फेयर एंड लवली क्रीम आप लगाओ मुंह पे 10 दिन, और आप अप्सरा जैसे लगोगे। हाँ, और हम बाय भी कर लेते हैं और लगाते हैं, थपेड़ा थपेड़ा लगाने लगते हैं। और हमको क्या लगता है कि 15 दिन में हम अप्सरा बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल होता था तो सब वो क्रीम ही यूज करके गोरे हो जाते थे ना। लेकिन
ये एडवर्टाइजमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि हम लोग मूर्खता पूर्वक देखते भी है उसको और खरीदते भी है। नहीं तो बंद हो जाता ना फैक्ट्री। फेयर एंड लवली का फैक्ट्री कब तक चल सकता था अगर हम इससे क्या बोलते थे, प्रभावित नहीं होते थे। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्त्रियों के लिए होता है कि किस तरह से हम अपने आप को घड़ते हैं। घड़ना मालूम है? एक घड़े को हम घड़ते हैं, उसको एक शेप देते हैं। तो स्त्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो संग करे लोगों से, लेकिन बहुत सिलेक्टिव रहे संग करने में। हाँ, हम बाकी सब चीजों के लिए सिलेक्टिव होते हैं। हम अनाज बाय करने जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि ये गेहूं बेटर है कि वो गेहूं बेटर है, ये चावल की क्वालिटी अच्छी है कि वो चावल की। कौन सा बिस्लरी का पानी बाय करूं? बिस्लरी लूं, एक्वाफिना लूं, रेल नील लूं कि कौन सा वाला पानी लूं? तो ये सब चीज में हम इतना सोचते हैं, लेकिन जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो सोचते ही नहीं है। जो लोग मिलते हैं उनके साथ हम संबंध बांधते हैं, जो दिखाते हैं मीडिया में वो हम देखने लगते हैं। हाँ, जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं वैसे हम बनाते हैं, लेकिन हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। और इससे क्या हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि आज सुबह से माता जी बोल रहे थे कि मुझे सोना पड़ा क्योंकि मैं दवाई ले रही थी, मुझे कुछ तो भी चमड़ी का इन्फेक्शन हो गया, कुछ इम्प्योर खाने में कल आ गया मेरा, तो पूरे शरीर के ऊपर मुझे रैशेज आ गए थे। इन्फेक्शन आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। हमारी एक भक्त प्रहलाद स्कूल का एनुअल डे फंक्शन था, उसमें कुछ तो भी खाना ऑर्डर किया था, तो हम लोग ने खा लिया और उसका इतना इन्फेक्शन हो गया कि दवाई लेनी पड़ी। और उस दवाई में इतनी नींद की गोली होती है कि पूरा दिन मेरे को, मुझे लगा मैं प्रोग्राम मैं आ सकूंगी कि नहीं, इतना मुझे रैश हो रहा है शरीर के ऊपर। तो क्योंकि क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया ना। लेकिन ध्यान से क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, किसके साथ संग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अदरवाइज हम क्या हो जाते हैं, पल्यूट हो जाते हैं। और हमारे आइडियल्स ही हम रॉन्ग रखते हैं। हाँ, अगर हम मीडिया में देख के हमको लगता है, अरे हमको वो एक्ट्रेस की तरह बनना है, तो हम क्या उसको ही गुरु बना देंगे हमारे लाइफ में। वो क्या खाती है, वो क्या करती है, वैसे ही करने लगते हैं। हाँ, लेकिन हमारे आदर्श कौन होने चाहिए? देवहूति, सीता, मंडोदरी, गांधारी, इस प्रकार की स्त्रियां, जो समाज हमें बोलेंगे कि क्या ये पुराने जमाने की सोच है, लेकिन पुराने जमाने का टाइम टेस्टेड चीजें हैं। हाँ, अगर आपने कुछ टेस्ट करके किसी ने बोला कि भाई ये चावल बाय करो, ये बेस्ट है, हाँ, ये गेहूं का आटा बना के चपाती बनाओगे ना, बहुत सॉफ्ट बनती है, ट्राई करके देखो। बहुत लोगों ने, हमने ट्राई किया है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो टाइम टेस्टेड चीज है ना, तो क्यों ना हम टाइम टेस्टेड जो शास्त्रोक्त उदाहरण उदाहरण दिए हुए हैं उसको हम अपने जीवन में उतार के, ये भूल जाए कि समाज हमें क्या सिखाना चाहता है। समाज हमें, हमारा घर नहीं चलाता है, समाज हमें भरण पोषण नहीं करता है। हाँ, समाज देखता है हमें, लेकिन जीवन तो हमें निर्वाह करना है कि नहीं? हाँ, आजकल हम सब वीडियो में लाइक्स देखने लगते हैं, अरे कितने लाइक आए, कितने लाइक आए। लेकिन ये सब चीजों के चक्कर में पड़ने से बेटर है कि भाई हम क्या करें, हमारा जीवन हम किस तरह से पवित्र रख सके उसके बारे में सोचे। तो पहला मुद्दा हमने क्या बताया, पवित्रता के बारे। बाहरूनी पवित्रता, अंदरूनी पवित्रता, और दोनों कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो सिर्फ अंदर से प्योर होना चाहते हैं, बाहर भले गंदगी फैली हो, लेकिन जो अंदर का प्योर होता है वो बाहर से भी प्योर होता है, जो बाहर से प्योर होता है वो अंदर से भी प्योर होता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो समाज में ये फ्री मिक्सिंग चल रहा है, चलो हमें परिस्थितिवश बाहर कार्य करने के लिए जाना भी पड़े, लेकिन हम हमारे प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि अकेले रूम में स्त्री पुरुष मिले। हाँ, तो क्या होगा, हमारे मन के ऊपर काबू रह सकने वाला है? कितना भी हम स्ट्रांग क्यों ना हो, इतना जप करके गए, इतना सब, लेकिन हम परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र ने क्या बोला है, स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष क्या है, बटर के समान है। कितने भी साल तक बटर, मतलब फ्रिज में क्यों ना पड़ा हो, अगर अग्नि के बाजू में डाला तो कितने मिनट में पिघल जाता है। तो क्यों अग्नि और इसको पास में लाने का? भले दुनिया हमें बोले कि हैंडशेक करना है, हक करना है, फॉरवर्ड बनना है, लेकिन हमें दुनिया से कोई इस तरह की गलत
चीजें अपने जीवन में उतारने की जरूरत नहीं है। हम जितना काम पूर्ति जाते हैं ऑफिस में या जहाँ पे भी जाते हैं, काम करके घर आए और हमारे घर के संबंध को इतना स्ट्रांग करे कि हमें बाहर टेम्पटेशन से अट्रैक्शन न हो। अगर घर का वातावरण प्रदूषित है और हम घर में खुश नहीं है, घर में शांत नहीं है, तो हम वही खुशी और शांति पर पुरुषों में ढूंढेंगे बाहर, और उससे हमारी जो प्योरिटी है, हमारी शुद्धता है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी एक क्वालिटी जो स्त्रियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? रिस्पेक्ट, आदर। हाँ, बड़ों का आदर करने का जो कल्चर हमारे उसमें है, कि भाई जो शादी के पहले, कई बार अभी तो लड़का लड़की अपने आप ही पसंद करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में पिताजी माताजी पसंद करते थे लड़का लड़की हमारे लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वभाव को जानते हैं। वो मापते तोलते हैं कि भाई कौन अच्छा रहेगा, कौन अच्छा नहीं रहेगा। ये कल्चरली कंप्लायंट है, हमारे तरह घर, उसके संस्कार भी हमारे घर की तरह है, ये वो बाहरी चीजों को देख के नहीं करेंगे जो हमारी उम्र में हम गलती कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम इतने मेच्योर नहीं होते हैं तभी। सो इसके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम आदर करना सीखे, हमारे माँ बाप का, हमारे सास ससुर का, हमारे हस्बैंड का। कई स्त्रियां आके क्वेश्चन पूछती है कि माता जी, मेरे हस्बैंड तो डिवोटी नहीं है, तो क्या उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए? अरे, डिवोटी है कि नहीं है, रिस्पेक्ट तो, क्योंकि वो आपके हस्बैंड है। इनफैक्ट आपको अगर वो डिवोटी नहीं है तो इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए, इतना प्रेम देना चाहिए कि वो कल सोचने लगे कि भाई इतना तुम कहाँ से दे रही हो, इस्कॉन में सिखा रहे, बहुत अच्छा इस्कॉन, जाओ जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ, लेकिन अगर हमारा जो व्यवहार रिस्पेक्टफुल नहीं है, हम हमारी ड्यूटीज बराबर से नहीं करते घर पे, तो हस्बैंड क्या बोलेगा? कहाँ जाती हो, ये सब सीख के आती हो, कोई जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी नहीं जाना है, मैं तो कभी आऊंगा ही नहीं अगर तुम्हारे जैसा बनना है तो। राइट? तो एक्चुअली हम स्त्रियों के लिए इन सब क्वालिटीज को डेवलप करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि परिवार ही हमारी स्कूल और लेबोरेटरी हो जाती है। हमें ये सब चीजें, टॉलरेंस है, फॉरगिवनेस है, एडजस्टमेंट है, ये सब परिवार में सीखना पड़ता है। सैक्रिफाइस है, सरेंडर है। हाँ, तो जब हम इसकी आदत डालते हैं घर पे, के सीनियर्स से सरेंडर रहे, के हस्बैंड से सरेंडर रहे, बच्चों के इच्छाओं को हमारी इच्छा के आगे रखे, सेल्फलेस प्रेम, सेल्फलेस सेवा, तो तभी सेल्फलेस भक्ति करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इट इज लाइक अ प्रैक्टिस सेशन फॉर अस। लेकिन अगर हम हस्बैंड से रिबेल करते हैं, घर पे सास ससुर से रिबेल करते हैं और ये सब करते हैं, तो क्या हो जाता है, भक्ति में भी वो हमारा नेचर आड़े आने लगता है। राइट? तो लेडीजों के लिए ये बहुत ही सुगम अपॉर्चुनिटी है कि परिवार में ये सब चीजों का प्रैक्टिस करे, कि भक्ति में करने के लिए वो थोड़ा इजी हो जाए। और इसी के लिए स्त्री को क्या बताया गया है, कि एक स्त्री है, वो जो सामाजिक शरीर है, उसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। हम आप सबके पास रीढ़ की हड्डी है ना? हम सबके पास रीढ़ की हड्डी है, बराबर। रीढ़ की हड्डी से क्या मिलता है हमें? सपोर्ट। है ना? जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो पलंग में पड़ा रहता है। हाँ, कि ये स्पाइन ठीक नहीं है, तो वो मणि खिस गया है, तो उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं, ऐसे ही हो जाते हैं वो लोग। राइट? तो रीढ़ की हड्डी शेप देती है और सुंदरता देती है शरीर को। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहाँ पे है? पीछे है। अगर रीढ़ की हड्डी बोले कि नहीं, मैं पीछे क्यों रहूं, मुझे आगे आना है रीढ़ की हड्डी, तो हमारा शरीर कैसे हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल अगली हो जाएगा। हाँ, रीढ़ की हड्डी जहां होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको उसका महत्व मालूम है कि वो कितनी स्ट्रांग है, उसका महत्व कितना है, शरीर को, परिवार को, समाज को सपोर्ट देने में उसका कितना इम्पोर्टेंस है। जब तक वो उसको बराबर से नहीं समझती, तब तक वो कंपटीशन में रह जाएगी कि मैं पीछे क्यों रहूं, मैं आगे रहूंगी, मैं ऊपर रहूंगी, मैं साइड में रहूंगी। और इन सब चीजों से क्या हो जाता है, पूरा सामाजिक संतुलन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। राइट? और उससे कितने डिवोर्स हो रहे हैं फैमिलीज में, और सिंगल पेरेंट बच्चे होने लगे हैं। आप देखोगे पहले इतना कॉमन नहीं था। कई एक बच्चे को स्कूल में पूछा गया कि बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, तो उसने बोला टीचर टीचर।
माय फादर, मेरी माँ और बाप साथ में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली है। पहले जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन क्या था? चार भाई, चार बहुएं, एक सास ससुर, उनके बच्चे, हाँ, देवरानी जेठानी। कई बार तो 50-50 लोगों का परिवार होता था। हमारा भी परिवार ऐसे ही था। मेरे पापा की 3-4 भाई, एक बहन, उनके बच्चे। वेकेशन में हम लोग सब मिलते थे ना गाँव में, तो धिंगाड़ा करते थे हम लोग। हाँ, तो उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। लेकिन आजकल बेचारे बच्चों को क्या देखा ही क्या है उन्होंने, और आगे के बच्चे तो क्या भी देखेंगे। हम्म। तो उन्होंने क्या देखा? सिंगल पेरेंट, एक ही, या तो माँ के साथ रहता है या तो बाप के साथ। क्योंकि क्या हो गया है, इन सब सामाजिक डिस्टरबेंस के कारण डाइवोर्सेस बढ़ गए हैं। तो बच्चे का भी ये टग ऑफ वॉर हो जाता है ना, माँ के साथ रहूं कि बाप के साथ रहूं। आप सोचिए ना उसका। हम लोग सेम घर में रोज जाते हैं, सेम खाना खाते हैं। अभी लड़के को बोले 2 दिन तुम्हें बाप के पास जाना है, 4 दिन माँ के पास रहना है, 2 दिन दादा दादी के साथ रहना है। तो वो बोलेगा मैं हूं कौन, मेरा घर कौन सा है? हाँ, कोई कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं जानती हूँ एक परिवार को पूरा बच्चे को बिगाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि माता पिता का डाइवोर्स हो गया है। जब बच्चा बच्चा इतना सुंदर था, जब हम पहले मिले थे, पतला सा, एकदम क्यूट सा बच्चा था। फिर उनका पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया, और 3 दिन बच्चा हस्बैंड के पास जाता है, 4 दिन वाइफ के पास रहता है। तो हस्बैंड वाइफ का कंपटीशन होता है कि बच्चे को कौन प्लीज करेगा। तो हस्बैंड उसको, ये अमेरिका की बात है, हस्बैंड उसको पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ऐसा सब जंक फूड खिलाते रहता है, जो बच्चों को तो अच्छा लगता है। और जब वो घर पे आता है और माँ क्या बोलती है, अरे रोटी सब्जी खानी चाहिए, हाँ सेहत बनती है ये वो, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और वो चाहता है कि मैं पिताजी के पास जाऊं। तो माता को समझ गया कि ये खाने के कारण उधर जाना चाहता है। उसके पिताजी कीमती कीमती खिलौने लाके देते हैं उसको, मीडिया के सामने टीवी दिखाते रहते हैं। तो अभी ये भी दिखाने लगी, तो ये भी वही कचरा खिलाने लगी वो भी। तो अभी बच्चे को आप देखोगे ना, ऐसा भोदू हो गया है। उसको अभी से डायबिटीज होगा, वो कुछ तीसरे चौथे स्टैंडर्ड में होगा। डायबिटीज, तो ओवरवेट, ये सब, उसका लिवर विवर क्या हालत होगा उसके हार्ट का वगैरह, भगवान जाने। क्यों? सिंगल पेरेंट अपरेजिंग। और इसी के विरुद्ध अर्जुन ने भगवत गीता में कृष्ण भगवान के सामने आवाज उठाई थी। हाँ, उन्होंने क्या, अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर बैटल, मतलब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, तो कितने पुरुष मारे जाएंगे और स्त्रियां अकेली पड़ जाएगी। और अकेली पड़ने के कारण सिंगल पेरेंट हो जाएंगे ना, तो वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर मतलब बिना संस्कार के बच्चे। संस्कार देने के लिए माता और पिता दोनों की जरूरत होती है। तो बिना संस्कार के वर्ण वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, ऐसा अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट दिया था कितने साल पहले? 5,000+ साल पहले। और वो आज सच हो रहा है। हाँ, वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। कोई बच्चों में कल्चर नहीं, कोई नेक्स्ट जनरेशन तो क्या होने वाला है, वो सोच के हमें डर लगने लगता है। राइट? तो आई थिंक मैं एंड करने के लिए सिर्फ 4D के बारे में बताऊंगी। जो हमें याद रखेंगे हमारे जीवन में स्त्रियों की तरह, तो क्या हो जाएगा, हमारा सच में वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। डी फॉर, सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही गलत का की समझ होनी चाहिए हमें। कुछ भी अच्छा लगे वो करना जरूरी नहीं है। कुछ भी हमारे सामने आता है, कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले क्या करो, एक पहले पॉज बटन दबाओ। पॉज बटन दबाओ और सोचो, ये सही कर रही हूं मैं? हाँ, इस परिस्थिति में मेरे से क्या अपेक्षा होगी, कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। तो ये सब अगर हम सोचेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। नहीं तो समाज हमें उल्लू बना देगा। तो हमें ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एक पेंसिल की तरह शार्पन करके रखना चाहिए। सही गलत का हमें ज्ञान होना चाहिए, और हमें बिल्कुल भी अ, बहकावे में नहीं आ जाना चाहिए। और जो समाज गलत चीजें बोलता है उसको सही नहीं मानना चाहिए। एक दो गधे की कहानी है। दो गधे दोस्त थे, और एक गधा दूसरे को, एक गधा धोबी के यहाँ काम करता था, और दूसरा गधा उसका फ्रेंड बाहर ही रहता था। तो बाहर वाला फ्रेंड उसको बोलता है, क्या तू धोबी के घर में पड़ा रहा है? हाँ, चल तू भी फ्री होके बाहर आ जा, हम लोग मजा करेंगे। देख पूरा घास अपना है, तू इधर पड़ा रहा है।
चल चल तू मेरे साथ चल। फिर धोबी वाले गधे ने क्या उसको बोला मालूम है? अरे मैं तुम्हें ना आज एक सीक्रेट बोलता हूँ, मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ धोबी का घर। तो बोला क्या है ऐसी सीक्रेट? बोले हर 2-3 दिन में एक बार ना धोबी अपनी लड़की को मारता है और उसको बोलता है कि तूने बदमाशी की ना तो ये गधे के साथ तेरी शादी कर दूंगा। तो कोई ना कोई दिन तो वो मेरी गधे के साथ आई मीन वो उनकी लड़की के साथ शादी करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। हाँ, तो ये फेयर एंड लवली जैसी बात हुई कि दुनिया कुछ गलत बोलती है, उसको हम सही मान के हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इससे बेटर है कि हम डिवोटी शास्त्रोक्त उदाहरण को लेके जैसे वो खुश थे, जैसे वो सुखी थे, ऐसा हमारा जीवन निर्वाह करने की कोशिश करें, ताकि हम सच में पावरफुल विमेन बन सके। दूसरा डी क्या है? डिसिप्लिन। हम्म डिसिप्लिन मतलब क्या? नियंत्रण, नियंत्रितता। जिसके प्रभुपाद ने हमें 4 नियमों का पालन देने के लिए बोला है, बराबर ना? ये क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फलाना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी हमें करने की इच्छा हो वो करना जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल हमें क्या लगता है, अरे आई वॉन्ट टू बी फ्री, मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हर कोई बोलता है ना हमें फ्रीडम चाहिए ना। पर किस प्रकार का फ्रीडम? 2 प्रकार के फ्रीडम होते हैं। जो कुत्ते होते हैं ना, एक होता है गली का कुत्ता। वो क्या करता है? फ्री है, जहां जाना है जाए, जहां घूमना है, जहां पेशाब करना है करे, कौन उसको रोकने वाला है? ना गले पे पट्टा है, कुछ नहीं, घूमते रहे। लेकिन उसको खाने पीने के लिए भी भटकना पड़ता है, किसी ने कुछ फेंका तो खाएगा, नहीं तो। और सोने के लिए गाड़ी के नीचे जाके सोएगा, हर रोज एक अलग गाड़ी के नीचे, गंदे रास्ते के ऊपर, पेड़ के नीचे, जंगल में, कहीं पे भी सोने का, ये फ्रीडम है उसका। और दूसरा कौन सा कुत्ता है? जो एक मास्टर वाला कुत्ता है। हाँ, जो जिसका कोई एक मालिक है और जिसके गले में पट्टा बांधा है। एक्सटर्नली वो ऐसा दिखता है कि बेचारा कुत्ता है यार, उसको कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन ये कुत्ता रोज अच्छे अच्छे बिस्किट खाता है, फ्रेश खाना खाता है, एसी वाली गाड़ी में घूमता है, हाँ एसी वाले घर में रहता है, सोफे के ऊपर सोता है, उसको रोज नहलाया जाता है, ब्रश करते हैं, हाँ उसका शीशू कलेक्ट करके उसको अच्छे से बांध के रखते हैं। तो कौन सा फ्रीडम बेटर है, गली के कुत्ते वाला कि मालिक वाला? ऑब्वियसली मालिक वाला, राइट? तो स्त्रियों को भी थोड़ा सा नियंत्रित रखा जाता है। बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जब छोटे होते हैं तो पिताजी प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ जब बड़े होते हैं तो हस्बैंड प्रोटेक्ट करते हैं, जब और बूढ़े होते हैं तो बच्चा, लड़का प्रोटेक्ट करता है। तो स्त्रियों को हमेशा एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जरूरत मतलब अपने ही फायदे के लिए है, ये कोई बंधन नहीं है। हाँ, जैसे ये उदाहरण बहुत सुंदर है, गली का कुत्ता और बाहर का कुत्ता। इन सब चीजों का जो शास्त्रों में नियम, यम नियम दिए हुए हैं, अगर उसका हम पालन करते हैं तो क्या हो जाता है, हम बहुत ही मालिक वाले कुत्ते की तरह अच्छे, कंफर्टेबल, खुश रह सकते हैं। हाँ, और आप देखोगे, आपके अगर फ्रेंड है मॉडर्न फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, काफी मॉडर्न। हमारे स्कूल में, हमारी आईसीएससी एकदम ही मॉडर्न स्कूल थी। उसमें से मैं और मेरी एक फ्रेंड जो जिसने मुझे डिवोटी बनाया, हम ही 2 ट्रेडिशनल लोग निकले। बाकी सब शॉर्ट्स पहनते थे, बॉय कट हेयर, कितने बॉयफ्रेंड्स ये वो रखते थे। लेकिन आज जब हम दोनों डिस्कस करते हैं तो इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो आधे से ज्यादा लोगों का डाइवोर्स हो चुका है। आधे से ज्यादा लोग शादी नहीं किए, अकेले रह रहे हैं। हाँ, अकेले रह रहे मतलब बॉयफ्रेंड तो होंगे ही, हाँ क्या बोलते हैं, अनैतिक संबंध रखते ही होंगे। ये सब चीज करके वो कौन से खुश है? हाँ, हम हमें देखते हैं ना तो वो लोग मैसेज लिखते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कूल के, कह रहे आप लोग कितने खुश दिखते हो, हाँ कितने सुंदर दिखते हो साड़ी में। तो भाई तुम्हें कौन रोक रहा है पहनने के लिए? पहनो ना, तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी सुखी हो जाओ। लेकिन हम ये समझते नहीं है। उसी तरह जिस तरह से हम शॉपिंग करने जाते हैं, कभी बच्चा हमारे साथ आता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो बच्चा क्या बोलेगा मम्मी को, अरे हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो। वो भागने लगता है ना शॉपिंग मॉल में, इधर भागेगा उधर, लेकिन माँ क्या करती है, कस के पकड़ के रखती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इधर उधर चला गया तो कोई क्या कर जाएगा, उसको किडनैप कर लेगा। हम्म तो उसी प्रकार अगर हम इधर उधर भागते हैं तो माया हमें किडनैप कर लेगी। इसीलिए शास्त्र हमें पकड़ के रखते हैं। लेकिन हमें कितना शास्त्र के पकड़ में रहना है,
वो हमारे ऊपर निर्भर है। तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब सुदृढ़ निश्चय करके जीवन में हमें आगे बढ़ना है कि दुनिया क्या कहती है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं करनी है। मैं अपने बलबूते पे मेहनत से मैं एक ओरिजिनल पीस बनूंगी, समाज के लिए एक उदाहरण बनूंगी, ताकि मेरे जैसे और लोग बने। अभी हमारे जैसे क्या है, रेयर स्पीशीज है म्यूजियम में रखने जैसे। हम बहुत कम लोग हमारे जैसे बच गए हैं, लेकिन हमें हमारे जैसे और लोग तो ट्रेन करने हैं, उत्पन्न करने हैं, ताकि दुनिया ऐसे लोगों का उदाहरण देख के प्रेरित हो सके। हाँ, नहीं तो समाज जो भी आप करोगे उसमें कुछ ना कुछ तो बोलने वाले हैं। वो गधे पिताजी और लड़के की स्टोरी मालूम है ना? दोनों बाप बेटे गधा बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो लोगों ने देखा कि अरे गधा भी चढ़ रहा है, बाप भी चढ़ रहा है, बेटा भी चढ़ रहा है। बोला अरे कोई तो गधे के ऊपर बैठ सकता है ना। तो बेटे ने बाप को बोला पिताजी आप बैठ जाइए गधे के ऊपर, क्यों चल रहे हैं? तो पिताजी बैठे तो थोड़े लोग बोलने लगे क्या बेशरम बाप है, छोटे लड़के को चला रहा है, खुद आराम से बैठा है गधे के ऊपर। तो बाप उतर गया, बेटे को बिठा दिया गधे के ऊपर। थोड़ा आगे गए तो लोगों ने बोला बेशरम बेटा है, हाँ क्या कर रहा है वो, सुनाई दे रहा है ना? बोलो बोलो। कुछ हुआ? नहीं नहीं मैं तो बेटे को बोला कि क्या बेशरम बेटा है, हाँ गधे के ऊपर बैठा है, बूढ़े बाप को चला रहा है। तो बोला दोनों गधे के ऊपर बैठते हैं। थोड़े आगे गए तो दो लोगों ने क्या बोला, क्या निर्दय लोग हैं, दो दो जन गधे के ऊपर बैठते हैं। तो दोनों उतर के गधे को ही उठा लिया। फिर भी लोग हंसने लगे कि गधा उठाने के लिए थोड़ी है, गधा उठाता है हमें। तो तुम जो भी करोगे दुनिया में, कोई ना कोई तो कोई कमेंट मारने वाला है। तो क्यों ना सही चीज करके कमेंट ले ले हम। गलत चीज करने पर कमेंट लोग मारेंगे, तो क्यों ना हम सही चीज करने की सुदृढ़ निश्चय निश्चय करके हम आगे बढ़े। तो ये तीसरा डी हो गया। और चौथा डी जो सबसे इंपॉर्टेंट डी है वो क्या है, डिवोशन, भक्ति। हम कितने भी गुणवान क्यों ना हो, हम क्लीन हो, हम प्योर हो, हम टॉलरेंट हो, हम कंपैशनेट हो, हमारे में बहुत सारी सेवा सेवा भाव हो, लेकिन ये सब चीजें बहुत अच्छी है हमारे लिए, लेकिन इन सब चीजों के आगे अगर आप एक जोड़ दोगे, किसका एक, डिवोशन का एक, तो आप एकदम ही गुणवती बन जाओगे। बोलते ना कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगी गुणवती। ऐसा हो जाता है वो, कि हम सब ऐसे गुणवती हो जाएंगे कि समाज में हम एक अच्छा उदाहरण दे सकेंगे कि भाई स्त्री मतलब ऐसी होनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट इन द ट्रू सेंस ऐसा होना चाहिए। बराबर। बस यही थोड़े से थॉट्स थे जो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी को कुछ ऐड करना है या कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। थोडा काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता, कारण माताजी तिथे ऐकू शकतात आपण बोललेलो. मगाशी माझ्या लक्षात आलं नाही की माताजी ऐकतायत. तिथे गेल्यानंतर थोडासा आवाज आला तरी माताजींपर्यंत पोहोचला. तर पुढे काही तुमचे वैयक्तिक कुठलाही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आई थिंक लेट हो गया है सबके लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, माताजी टाइमिंग हमने दिया था। एक इधर आधा एक घंटा पहले ही टाइमिंग देना पड़ता है, तो टाइम पे शुरू होता है। 6 बजे का टाइम दिया था. तुम्ही विचारते. माताजी पवित्र लीला माताजी को प्रश्न है, उनका आवाज आ रहा है क्या आपके साथ? मुझे दिख रहे हैं लेकिन अभी बोले नहीं है कुछ, तो पीछे चेयर पे बैठे हैं ना। अभी लाईन पुढे लगाए. येऊन बोलावं लागेल संधिनी, पुढे येऊन बोलावं लागेल. और माइक नहीं है उनके पास। एक मिनिट. आगे माताजी आके थोड़ा माइक और, पे। माताजी थोड़ा और लेते थे तो इट्स ओके, इट्स जस्ट 7:47 के नहीं. I thought it might get late, that is why. But we can take question answers. ओके फाइन, या वॉट एवर यू विश माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा.
तुम्हाला इथे यावं लागेल ना इथं बोला. हरे कृष्ण. चल, उभं राहायचं. माता जी का नाम ही पवित्र लीला है. बोलो, हम पवित्रता के बारे में बात कर रहे थे. हरि बोल. जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया महिला सम्मेलन के बारे में. तो ये 4D आपने जो बोला, तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपने बोला है कि योग्य अयोग्य समझना चाहिए हम लोगों को. तो ये समझने के लिए क्या जरूरत है? ज्यादा आपने बोला कि ज्ञान जरूरत है, लेकिन फिर भी उसके बारे में और जानकारी चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन जो है, सही गलत, वो हमें कैसे आता है? हाँ, जब जैसे ज्ञान बताया, लेकिन ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए बताया है गुरु, साधु और शास्त्र. जितना हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जब तक हमें मालूम ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो हम तो करते रहेंगे ना. अगर बच्चे को मालूम नहीं है कि भाई ये छुरी छुरी है, कोई पेन नहीं है, तो वो तो छुरी को भी पेन की तरह उठाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ये तो खेलने की चीज है, ये तो खिलौना है. हाँ, तो क्या सही है क्या गलत है, वो हमें शास्त्र के आधार पे पढ़ के समझना चाहिए और सुनना चाहिए, जो श्रवण है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अकेले ना हम क्या हो जाता है, वल्नरेबल होते हैं कि कोई देखने के लिए है नहीं ना कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारा जीवन एक खुली पुस्तक की तरह हो, तो कहीं ना कहीं तो कोई हमें पकड़ेगा ना. और अच्छा है, हाँ, हमें ऐसा होने के लिए आतुर होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ गलत करते देखो ना तो प्लीज पकड़ो. एक बार काफी साल पहले हम लोग जब जप कर रहे थे यात्रा में, हाँ, तो मेरे बाजू में माता जी बैठे थे, तो मैंने उनको बोला, जरा माता जी, मेरे को नींद आए ना तो उठाना, बहुत स्लीपी हो रहे, रोज मंगल आरती के लिए उठ रहे, जो आदत नहीं है रोज उठने की, तो थोड़ा सा उठा देना. तो वो भी बोले, नहीं नहीं माता जी, आपको कैसे उठाए, आप सीनियर है. अरे मैं बोली, मतलब सोते रहने दे दोगे क्या? हाँ, सीनियर जूनियर का इसमें नहीं है. गलती कोई भी कर सकता है, सीनियर भी करता है, जूनियर भी करता है. और कई बार जूनियर लोग गलती करते हैं तो तुरंत लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन सीनियर लोग बेचारे बहुत ही क्या बोलते हैं, दुखी सिचुएशन में रहते हैं कि उनको कोई बोलता नहीं है. मुझे ये कहानी अच्छी लगती है कि एक बार बिल्डिंग में आग लगी थी ऊपर से, तो फायर ब्रिगेड वाले लोग आए ना, और फायर ब्रिगेड वाले लोग ने आके ऊपर से सबको उतारा. कैसे उतारा? नीचे पूरी नेट बिछाई थी और सबको बोल रहे थे कि जंप मारो ऊपर से, जंप मार के नीचे आ जाओ. तो सब लोग जंप मार के, पूरा बिल्डिंग खाली हो गया. फिर उनका जो कमांडर था, वो लास्ट में जंप मारा, तो उन्होंने नेट छोड़ दी, और वो बेचारा, उसका हाथ पैर टूट गया. तो बोला, अरे सब जंप मार रहे थे तभी तुमने नेट पकड़ के रखी, मैंने जंप मारा तो छोड़ दिया. बोले, नहीं सर, आप सीनियर है ना, तो हम सब सल्यूट करने के लिए नेट छोड़ दी, हाथ खाली रखना था ना. हाँ, क्यों? क्योंकि वो सीनियर था. तो ऐसी ही सीनियर लोगों की हालत होती है. तो इनफैक्ट कई बार हमें अपने आचरण से लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए. हम कभी गलती करते हैं ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि इसको कौन बोलेगा. हमारे इंग्लिश में कहावत है ना, हु विल बेल द कैट. इसको बोलेंगे तो इसको बुरा लगेगा. हाँ, वो सही तरीके से लेगी नहीं, वो बोलेगी तुम तुम्हारा काम करो, मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है. हाँ, लेकिन अपने बिहेवियर से हमें लोगों को बताना चाहिए कि भाई प्लीज, आई एम ओपन टू करेक्शन, मैं भी गलत हूँ, गलत कर सकती हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए. कोई सीनियर जूनियर का भेदभाव इसमें होता नहीं है, माया इक्वली अटैक करती है सबको, इनफैक्ट सीनियरों को कभी कभी ज्यादा अटैक करती है. हाँ, तो हमें अपना जीवन इसी तरह से रखना चाहिए. और इसके लिए ही हम बोलते हैं कि भाई काउंसलर्स, मेंटर्स का मतलब क्या है, सिर्फ मिलना जुलना खाना, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है, कोई पूछ रहा है, जो आज के जमाने में लोगों को नहीं चाहिए ना. माँ बाप बच्चे को पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बाकी की तो छोड़ो. कोई पूछेंगे ना कि माता जी, आप 2 हफ्ते से संडे प्रोग्राम में आए ही नहीं, हाँ, तो 1 महीने से सेवा में नहीं आ रहे, क्या हो गया, फोन भी नहीं किया, आपको क्या करना है? हाँ, काम था मेरे को, बिजी थी, कुछ भी कारण दे देंगे हम. लेकिन पूछना किसी को अच्छा नहीं लगता है. लेकिन हमें हमारे बिहेवियर से और उदाहरण से लोगों को बताना चाहिए कि भाई कभी भी आपको लगे, प्लीज आप मुझे बताया करो, करेक्ट किया करो, ताकि
मैं गलती करने से बच सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की नजर में कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, हम सब इक्वली है, सब इक्वल होते हैं। तो प्लीज हमें बचाइए, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया बोल दिया आपने, थैंक यू सो मच. है। अजून कोणाला प्रश्न असतील तर विचारू शकता, काही शंका किंवा कोणा काय ऍड करायचं असेल त्याच्यामध्ये काही एक्सपिरियन्स माताजीने क्लास दिला ते समजून. ठीक आहे माताजी, पुढे यावं. कुठे या म्हणजे माताजी प्रश्नांचे नंबर हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल क्लास. एक प्रश्न था माताजी, आपने क्वालिटीज का बोला कि हमें कैसे रहना चाहिए, लेकिन हमारा सॉफ्ट होने का समाज एक गलत फायदा भी उठा सकता है. तो उस वक्त हमें कैसे रिबेल करना है या कैसे हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है? रिबेल राइट वर्ड नहीं है, हमें किस तरह से इस सिचुएशन को डील करना है। जैसे जब जरूरत है तो हम सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो झांसी की रानी भी बन सकते हैं ना। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से अनुकूल रहना वो इम्पोर्टेंट है कि क्या करने की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई मिशन को आगे बढ़ाना है या मंदिर को आगे बढ़ाना है, तो हम क्या देखेंगे, परिवार को आगे बढ़ाना है कि जो करना जरूरी है। अगर मुझे हाउसवाइफ रहना बेटर है मेरे घर के लिए तो मैं हाउसवाइफ रहूंगी, मेरे लिए जॉब करना बेटर है तो मैं जॉब करूंगी। हाँ, बाहर जाके लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई भी करूंगी, घर में झाड़ू पोछा करना है तो वो भी हम करेंगे। मंदिर के लिए, परिवार के लिए, ये डूइंग द नीडफुल। हाँ, तो लोग फायदा उठा ही नहीं सकते क्योंकि वो समझते हैं कि ये ऐसे नेचर की है, लेकिन इसको हम घुमा नहीं सकते। जैसे नारद मुनि ने उदाहरण दिया था कि एक गांव में एक सांप था जो सबको परेशान कर रहा था। तो जब बच्चों ने कंप्लेन किया, नारद मुनि को बताया कि भाई ये सांप ना हमको डसते रहता है, तो नारद मुनि ने क्या किया, सांप के दांत निकाल दिए। और थोड़े टाइम के बाद वो आया उधर, सांप आया, नारद मुनि आए मिलने के लिए। तो सांप को पूछा भाई कैसे हो, तो बोलते हैं अरे आपने मेरे दांत निकाला, उसके बाद सब बच्चे मेरे को परेशान कर देते हैं, लाठी से मारते, पत्थर मारते वगैरह। तो बोलते दांत निकाले हैं वो दूसरों को थोड़ी ना मालूम है, मैंने बोला था उनको काटना मत, लेकिन फन तो दिखाना है ना, फन दिखाते रहना ताकि वो डरे। हाँ, तो उसी प्रकार से स्त्रियों को ऐसा नहीं बताया गया है कि आप एकदम ही जो भी कोई करे, जो भी कुछ करे, करने देना है। ये हम क्वालिटीज जो है वो अंदरूनी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इंटरनल प्योरिटी, इंटरनल जो हमारा मानसिक स्थिति है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। और ये सब हमें ट्रेनिंग, लेडीज आर इन अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। कि अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट देने की आदत रखते हैं, उनकी सेवा करने की आदत करते हैं, तो आपको टेम्पल अथॉरिटीज को भी फॉलो करने की इजी पड़ता है, आपको बैक टू गॉडेड जाना इजी पड़ेगा। हाँ, दूसरों से क्यों, क्योंकि आपका टेस्ट मैच ऑलरेडी चल रहा है फैमिली लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो घर में। तो सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी दबा देना चाहिए। हाँ, डूइंग द नीडफुल अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, वो इम्पोर्टेंट होता है। यस माता जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू माता जी. थैंक यू वेरी मच। मुझे एक ही चीज बार बार याद आती है कि आजकल हम लोग ये जो मीडिया के ऊपर ना इतनी हमारी डिजायर हो गई है कि लोग हमें लाइक करने चाहिए, है ना, होता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई वीडियो भी बनाते हैं तो हम देखते रहते हैं, अरे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोग। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने लोगों ने लाइक किया, किसने हमें लाइक किया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हमारे गुरु ने हमें लाइक किया?
क्या हमारे शास्त्रों ने हमें लाइक किया, क्या हमारे माँ बाप ने हमें लाइक किया, क्या हमारे घर के बड़े लोगों ने, क्या हमारे मंदिर के सीनियर लोगों ने मुझे लाइक किया, उसके लिए हमें मरना चाहिए। उसके लिए जो भी परिवर्तन हमें हमारे चरित्र में, हमारे मानसिक स्थिति में लाना जरूरी हो, जब हम वो लाने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी को सिंसियरिटी बोलते हैं और उसी को पवित्र बोलते हैं, पवित्रता बोलते हैं। जो हम पवित्रता के बारे में बात कर रहे थे यही है। तो हमें समझना है कि किसकी लाइक्स चाहिए हमें जिंदगी में। हाँ, ये जीवन में इन लोगों की लाइक्स के पीछे भागना है जो हमारा घर चलाने नहीं आते हैं, हमारी जिंदगी चलाने नहीं आते हैं, या हमें उस लोगों की लाइक्स चाहिए जो सही हिसाब से हमारे जीवन में मायने रखने चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारे गुरु क्या कहते हैं, हमारे गुरुजन मतलब गुरु भाई गुरु बहन सीनियर लोग क्या कहते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। माता जी थैंक यू। एक क्वेश्चन था कि माता जी सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, तो हम माता जी लोग कैरिड हो जाते हैं, जैसे आपने बोला अभी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो थोड़ा सा इलस्ट्रेट करवाएंगे इसके ऊपर, हाउ वी शुड बी केयरफुल एंड हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवर व्हाट कैन से अपना रिस्पेक्ट का बचा सके, स्वाभिमान बचा सके। सोशल मीडिया एक ऐसा राक्षस बन के आया है हमारे जीवन में कि जिसने हमारे लाइफ में काफी सारा विध्वंस कर दिया है। ऐसे बोलते हैं ना कि जो नुकसान भारत की संस्कृति को ब्रिटिशर्स नहीं कर सके, इतने साल रूल करके जो नुकसान मुगल लोग नहीं कर सके, वो नुकसान सोशल मीडिया ने कुछ ही सालों में हमारे जीवन में कर दिया है, राइट। हाँ, सोशल मीडिया ही हमें उकसाता है कि सो व्हाट, क्या गलत है उसमें। हाँ, ऐसे जियो, बिंदास जियो, पुरुषों के साथ ये करो वो करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन लाइफ, एंजॉय, लिव लाइफ किंग साइज। हाँ, तो जब हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस मेरे पे ऐसा हो रहा है, तो क्यों हम उसके चंगुल में घुसने चाहिए। तो धीरे धीरे थोड़ा सा हमारा ये जो डिजिटल डिटॉक्स की बात चलती है कि जितना जरूरी है उतना ही हम रहे। लेकिन एक ऐसा भूल भुलैया है ना, हम जाएंगे यूट्यूब पे लेक्चर सुनने के लिए कि प्रभुपाद का क्लास सुनते हैं, और सुनते सुनते बीच में क्या आता है, टुड़ुक, एक पॉपअप आता है। तो हमें लगता है कि लेक्चर तो चल रहा है प्रभुपाद का, वो पॉपअप थोड़ा देख लेती हूँ ना। हाँ, फिर वो पॉपअप में जाएंगे और बोलेगा अरे ये तो इस्कॉन डिजायर ट्री का है, और फिर वो इस्कॉन डिजायर ट्री खुलेगा और इस्कॉन डिजायर ट्री का कुछ चल रहा है, उसमें दूसरा तीसरा पॉपअप आएगा, टुड़ुक, तो हम उसमें जाएंगे। ऐसे जाते जाते कई बार 4 घंटे 5 घंटे कहाँ चले जाते हैं हमें समझ में नहीं आता है ना। और पूरा काम पड़ा होता है, न जप हुआ है हमारा, न घर का काम हुआ है, और न हमने परिवार के लोगों के साथ समय बिताया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या गेन किया हमने। तो थोड़ा जब हमें मालूम है कि कुछ चीज ठीक नहीं है तो हम सतर्क रहेंगे ना, कि भाई ये पानी इन्फेक्टेड है, तो हम वो पानी नहीं पिएंगे ना दोबारा। ऐसा थोड़ी है कि मालूम है कि अरे ये गंदा पानी है तो क्या हो गया, मैं तो पी लेती हूँ चलो, ऐसा पागलपन करेंगे हम। अरे गंदा है यार, क्यों पीने का है, छोड़ दो इसको। तो उसी प्रकार से हम अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं समझना चाहिए कि भाई हम तो इतने शुद्ध है और प्योर है और स्ट्रांग है, हम कितना भी सोशल मीडिया देखते हैं ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, किस हद तक हमारे माइंड में उसका इन्फ्लुएंस आता है। एक हमारे प्रभु जी के पेशेंट थे, वो बता रहे थे कि ये जो भी रॉबरी होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कई बार ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर सीखते हैं कि भाई सर्फ पाउडर में से कैसे बॉम्ब बनाने का, बैंक को कैसे लूटने के तरीके, ये जो अलग अलग दिखाते हैं टीवी के ऊपर, उसको देख के वो लोग कॉपी करते हैं। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में हो रहा है उसको देख के। हाँ, क्योंकि क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया ऐसा करता है अलग अलग, और उसके कारण लोग सीख रहे हैं, गलत चीजें सीख रहे हैं, बच्चे भी वही सीख रहे हैं ना। हाँ, कि कुछ भी हुआ तो
पुलिस को बुलाने का, बाहर पेरेंट्स को धमकी देते हैं। एक बच्चा था, मतलब काफी मालूम है हमें, वो अपने पेरेंट्स को बोलता था, देखो मेरे पे चिल्लाने का नहीं तो मैं जाकर गुरु महाराज को बोल दूंगा। अरे यार, तुम इतने से 4 आने के बच्चे, हाँ, तुम अपने माँ बाप को के बारे में कंप्लेन करोगे गुरु महाराज को, या मैं टेम्पल प्रेसिडेंट को जाके बोल दूंगा। उसकी क्या मजाल ऐसा बोले, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे देखा है वो, और जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करने वाले हैं, है ना। अगर वो हमें देखते हैं कि हम ही सोशल मीडिया पे इतना है, तो वो लोग भी सोशल मीडिया पे रहेंगे उतना। और उस सोशल मीडिया पे डिस्क्रिमिनेशन रखना बहुत 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 मुश्किल है और कठिन है। हम नहीं बोलते कि नॉट पॉसिबल, पर कई लोग हैं ऐसे बूढ़े लोग, मुझे मैं जानती हूँ, जो जीवी में भी रहते हैं, वो पूरा मायापुर का, वृंदावन का सुबह मंगल आरती से अटेंड करते हैं, भागवतम क्लास तक का अटेंड करेंगे, फिर दोपहर को भगवत गीता क्लास भी अटेंड करेंगे, पूरा दिन, पर सिर्फ वही देखते हैं, इधर उधर का नहीं कर सकते। लेकिन हमें इतना अपने ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए कि हम ऐसा कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन यही था ना, कि मैंने क्वेश्चन गलत समझा? हरे कृष्णा। येतं येते हरे कृष्णा। थँक्यू, बहुत अच्छा आन्सर दिला, थँक्यू। अजून आहे कोणाला काही प्रश्न शकतात? माताजी, मेरा भी एक क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ क्या? तो टाइम पूछिए ना। मतलब आपने बताया, मैं क्लास में सुन रही थी कि श्री प्रभुपाद ने, ये लोग बोलते हैं ना कि वुमन एम्पावरमेंट, तो प्रभुपाद ने जो जो एक आइडियल एग्जाम्पल है कि जो सक्षमता बोलते हैं, तो प्रभुपाद ने दिया है महिलाओं के लिए, सब माताजियों के लिए, सब सेवा में, सब एक्टिविटीज में, सब आगे। जब कौन सा भी ऐसा ये नहीं है कि मुझे लग रहा है देवी प्रिया माता जी होगी, उनका ऑफरिंग मैंने सुना था, तो उन्होंने बताया था कि प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद ने जो अच्छा बोल रहे हैं ना कि महिलाओं को सक्षम करना चाहिए, तो एक आइडियल एग्जांपल स्टिल प्रभुपाद है। महिलाओं के लिए, सब माताजियों के लिए, सब सेवा, सब आगे कर दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे से जो छोटे होते हैं, तो उनसे हमारा आदान प्रदान बहुत इजी रहता है। और जो आपने बोला कि जो सीनियर्स होते हैं, कि आप बोले कि सीनियर्स का भी, हमारे सीनियर्स की हमें ब्लेसिंग्स मिलने चाहिए, कृपा मिलनी चाहिए, तो सीनियर्स के साथ भी हम एक रिस्पेक्ट रहता है, आदर रहता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हमारा कुछ वर्तवणूक होता है। लेकिन जब इक्वल के लेवल पे आते हैं, तो थोड़ा सा मटेरियल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, किधर भी हो, कौन से भी लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा कंपटीशन मूड आ जाता है। और इसमें भी थोड़ा सा अपने फैमिली लाइफ में होगा, किधर भी हो सकता है कि मेल ईगो भी आता है कभी कभी कुछ स्ट्रगल में। तो उस टाइम हमें कैसा उस परिस्थिति को हैंडल करना है? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, और वो जो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं हमारी, वो भी हमें आगे जाके करना है, वो भी उसमें भी टिक के रहना है। जो भी हमारी सेवा हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी हो सकता है, तो उसमें हमारा ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो बोल रहे हैं वो हमारा भी ईगो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें हम जज नहीं कर सकते, तो ऐसे परिस्थिति को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? नहीं, आपने सही तरीके से बोला कि सीनियर से लेना इजी है, जूनियर से लेना इजी है, लेकिन इक्वल के साथ वो डिफिकल्ट ही होता है। किसी ने नहीं बोला कि इजी है, लेकिन उसी की तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि बार बार मिले और बार बार हम कृष्णा सेंटर्ड मिले। जितने कृष्णा हमारे रिलेशनशिप के सेंटर में रहेंगे, उतना कंपटीशन कम रहेगा, उतना ईगो हमारा कम आएगा बीच में, और उतना हमें एक दूसरे की ब्लेसिंग मिलेंगे। सी, ब्लेसिंग ऐसी चीज है ना कि सिर्फ सीनियर्स के ब्लेसिंग्स नहीं होते हैं, इक्वल के भी ब्लेसिंग होते हैं। ब्लेसिंग में वो पावर रहता है, हम समझते नहीं है। कई बार कोई बीमार होते हैं ना, मैंने कई किस्से ऐसे सुने हैं कि एक व्यक्ति बीमार है, हाँ, या तो डूब रहा था और कुछ, और बाद में उसको मालूम पड़ता है कि अरे, कहीं पे किसी को एकदम बेचैनी हो रही थी और वो प्रार्थना ऑफर करने लगा था अचानक से उसके लिए। उसको भी नहीं समझ रहा था कि वो क्यों आज मेरे माइंड में बार बार वो व्यक्ति आ रहा है, हाँ, लेकिन उसको ऐसे ही लग रहा था कि नहीं, मेरे को इसके लिए
इसके बारे में सोच रहा हूँ और पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहा हूँ, हाँ, तो जो हमारा द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर इन अवर लाइफ, जो हमारे जीवन में एक दूसरे की जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, वो ही एक सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। जो हम बताते हैं ना कि प्रभुपाद ने विमेन एम्पावरमेंट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हम डीटी ड्रेसिंग कर सकते हैं, हम सेवा करते हैं, हम प्रीचिंग करते हैं, हम कुकिंग करते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, क्या नहीं करने की है। लेकिन आप किस चीज को क्या बोलते हैं बड़ा समझते हो कि ये करना अच्छा है, व्हाट इज दैट वर्ड, हाइप देते हो, किस चीज को हाइप देते हो। अगर मेरे माइंड में ये सब चीजें अच्छी है तो फिर मैं ये सब करने के लिए आतुर रहूंगी, और ये सब अपॉर्चुनिटी तो प्रभुपाद ने दी है हमें। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि जैसे पुरुष लोग करते हैं, लेट नाइट बाहर रहना, हाँ, फ्रीली मिक्स करना, और नाइट नाइट ड्यूटी करना, ये सब चीजें अच्छी है तो हम इसको इम्बाइब करेंगे। तो हमारे माइंड में जो रोल मॉडल है उसको हमें इम्बाइब करना है कि भाई जिंदगी में हमें कैसा बनना है, ऐसा बनना है कि हम भगवान की सेवा में सब कुछ करने के लिए तैयार है। हाँ, कि लोगों को सबसे बड़ी सेवा आप क्या कर सकते हो लोगों के लिए, एक अच्छा उदाहरण बनके, एक अच्छा इंस्पिरेशन बनके। तो हमें दूसरों को सुधारने की या दूसरों में देखने की कि अरे ये ऐसी है, ये वैसा कर रही है, हमें इतना बिजी होना चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए कि मैं कैसे बेटर बनूं। अभी आप इतने साल भक्ति में रह के हमें उतना तो डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। अभी कमी किस चीज की रहेगी है, कर सकने की। जो हम कर नहीं पाते हैं बस उतना ही लिमिटेशन रह गया है। हमें काफी सारी चीजें तो मालूम है ही कि व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। तो इसके लिए हम एक दूसरे से मैत्री, प्रेम मैत्री का जितना हम रख सकेंगे क्रिएट करने के लिए, हमारे बॉम्बे में भी हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। हमारा जो हम लोग जो मूवमेंट में साथ में आए, माता जी लोग जो 1980 अर्ली 80s में आए, अर्ली 80s आई मीन लेट 80s एंड 90s में, उसका हमने एक ग्रुप बनाया है। उसको क्या हम बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ राधा गोपीनाथ। और हम लोग महीने में एक बार मिलने को ट्राई करते हैं, लेडीज, जेंट्स नहीं, लेडीज, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम लेडीज क्रिएट करती है। क्योंकि हमारा नैरो माइंडेडनेस होता है, कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, थोड़ा सा ये होता है। पुरुष लोग इतना ज्यादा डिटेल में घुसते नहीं है, ज्यादा सोचते नहीं है। तो स्त्री के हाथ में है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी स्त्री ला सकती है। अगर कोई दो भाइयों के बीच में प्रॉब्लम होता है या दो पुरुषों के बीच में होता है, तो अगर स्त्रियों का मन में होता है ना तो वो पैचअप इजियर हो जाता है। लेकिन अगर स्त्रियां ही एक दूसरे से कंपटीशन में है या उस तरह से नेगेटिव एटीट्यूड में है, तो वो कांग्रेगेशन कभी ग्रो ही नहीं हो सकता। इसके लिए हम समझ नहीं पाते हैं कि ये लेडीज प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमारे कांग्रेगेशन की रीढ़ की हड्डी है, और है नहीं तो बनना चाहिए, है नहीं तो हमें बनना है कि हम हमारे कांग्रेगेशन को इस तरह से सक्षम बनाएंगे, इस तरह से सपोर्ट करेंगे कि प्रभुपाद का मूवमेंट क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। हाँ, जब तक हम अमुक फैमिली इतना प्रेममयी वातावरण से साथ में नहीं आ सकते, तब तक न मंदिर बन सकता है न भगवान आते हैं। हम लोग को महाराज ने बताया था जब हॉस्पिटल आनी थी कि टिल आप डॉक्टर लोग प्रेममयी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में नहीं रहोगे और गुरु कृष्णा सेंटर्ड नहीं रहोगे, जितना कंपटीशन कम होगा आपका, जितना पॉजिटिविटी शेयर करोगे, तब तक आपका कोई हॉस्पिटल होने वाला नहीं है। तो हम समझते हैं कि कहीं पे भी हमें अगर करना है तो हमारा सपोर्ट जरूरी है। पुरुष वर्ग अपनी तरह से अपने लेवल पे तो सब करेंगे ही, पैसा लाएंगे, मेहनत करेंगे, ये सब करेंगे ही। लेकिन प्रेममयी जो प्रेम देने का जो एक
उत्तरदायित्व किसका होता है? एक माँ का होता है। और स्त्री को बताया गया है कि वो यूनिवर्सल मदर्स है। हाँ, लेकिन अगर हम वो हमारा यूनिवर्सल मदरहुड की जो क्वालिटी है, जो वाम स्वभाव है हमारा, उसको त्याग के अगर हम कैसे हो जाए, भोग करने की वृत्ति में हो जाए, जैसे सुरपंखा थी। हाँ, भोग करने की वृत्ति होती है कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूं। अगर जब तक हम लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखना चाहते हैं, कि दिखाना चाहते हैं कि भाई दूसरों के आंखों में मैं इम्पोर्टेंट दिखनी चाहिए, हाँ, तब तक कंपटीशन का कोई एंड नहीं होगा। और जब तक हम मंथरा जैसे लोगों के, या तो खुद मंथरा बन जाए और लोगों को पॉलिटिक्स का कुछ कुछ गलत गलत बताते रहे कि अरे ये ऐसा है वो वैसा है, कान भरने लगते हैं हम लोगों के, तब तक हमारा प्रोग्रेस कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें समझना है कि हमें ना सुरपंखा बनना है ना मंत्रा बनना है। हमें क्या बनना है? एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बनना है। हमें सीता बनना है। हाँ, हमें उर्मिला बनना है। हमें कौशल्या बनना है। हमें इस तरह से जो गुण है वैसे गुण हमें हमारे में लाने हैं। और उस तरह का रीढ़ की हड्डी का सपोर्ट हम देंगे, ताकि जितना हो सके उतना हमारा कांग्रीगेशन बढ़े। कांग्रीगेशन बढ़ेगा तो मंदिर आएगा, मंदिर आएंगे तो भगवान आएंगे। लेकिन हम उल्टा नहीं ट्राई कर सकते कि हम मंदिर लाएंगे, भगवान लाएंगे और फिर हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। इस्कॉन में कई सेंटर्स है जिसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर और बड़े बड़े मंदिर बने हैं। राधा कृष्ण के मूर्तियां भी है। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो देखा था, एक जगह पे हम गए थे, इतनी सुंदर कृष्ण बलराम की डीटीज थे, गौर निताई के डीटीज थे, और राधा कृष्ण के डीटीज थे। और हम लोग पहुंचे करीबन 8:15 8:30 को, तो मंदिर में कोई नहीं था। तो हमको लगा अरे हमारा भागवतम क्लास मिस हो गया। तो हमने किसी को तो भी बाहर देखा, बहुत टेम्पल के गेट के ऊपर। हमने बोला प्रभु जी भागवतम क्लास हो गया? बोले नहीं नहीं माता जी, इधर भागवतम क्लास रोज होता ही नहीं है। या तो स्पीकर नहीं होता है, या तो ऑडियंस नहीं होते हैं, और कोई एक जन आके ड्रेसिंग करके चले जाते हैं। इंस्टॉल डीटीज है। हाँ, तो क्या हमें ऐसा तो नहीं चाहिए ना अपने इसमें? पहले हमें कॉन्ग्रीगेशन बिल्ड करना है, तब हम जाके आगे प्रभुपाद के मिशन को आगे लेके जा सकेंगे। इसके लिए इस तरह की चर्चा करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम कैसे अपना ही बेटर और बेटर वर्जन बन सके। हाँ, दैट इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट, कि हाउ कैन वी बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ अवर सेल्फ। हर एक दिन जाता है, तो क्या मैं कल से थोड़ा बेटर हूं आज, कि कल से ज्यादा बुरी हो गई हूँ? हाँ, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ निरीक्षण करना जरूरी है। और एक दूसरे में ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम देखें कि हम गलती कर रहे हैं तो भाई पापा आके मुझे बोलो कि माता जी आप ऐसे थे नहीं, क्या हो गया, कुछ तो भी गड़बड़ है क्या? हाँ, लोग झिझकने नहीं चाहिए हमें बोलने के लिए। लोग डरते हैं आजकल किसी को कुछ बोलने के लिए। आजकल तो कोई बाई को भी नहीं बोल सकता कुछ, बाई काम छोड़ के चली जाती है ना? तो ये कल्चर हो गया है दुनिया में। लेकिन हमें इसके अगेंस्ट जाना है। हाँ, हमें इसका अगेंस्ट एक आंदोलन करना है कि नहीं, हम अभी भी सरेंडर करने का सोचते हैं, अभी भी हम सीनियर्स का रिस्पेक्ट करेंगे, अभी भी हम ब्लेसिंग्स के ऊपर ही निर्भर करेंगे। सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगने से ब्लेसिंग्स नहीं आता है। हम बोलते हैं ना प्रभु जी प्लीज ब्लेस अस, हाँ, तो ब्लेसिंग ऐसा हाथ करने से ब्लेसिंग आता है क्या? गुरु महाराज प्लीज ब्लेस अस, हाँ, तो हाँ आई ब्लेस यू, तो ब्लेसिंग ऐसे थोड़ी आता है। ब्लेसिंग आता है गुरु और कृष्णा के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से, शास्त्र का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से ब्लेसिंग आता है। और ब्लेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। बिना ब्लेसिंग के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। और ब्लेसिंग लाने के लिए हमारे मन में जो भी हमने आज चर्चा की वो ध्यान में रखना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है जीवन में। ठीक है, 8:15 हो गए। थैंक यू माता जी, इतना अच्छा आंसर दिया। मुझे लग रहा है कि सबके चेहरे ऐसे खुल गए ऐसा आंसर सुन के। इतना बहुत मैसेज था इसमें, और हमें भी प्रेरणा मिली कि सब एक साथ एक जगह आके, आप इधर आई लेकिन ऑनलाइन है, लेकिन आपके वजह से हम सब एक साथ इतने माता जी मंदिर में आई है और एक साथ सुन रही है। तो ये बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं मंदिर में बैठी हूँ जगन्नाथ जी के सामने।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सेवा की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण. आवाज येतो? आवाज वाढवा. हरे कृष्ण. आज आपण जागतिक महिला दिनानिमित्त इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिती यांच्या वतीने आज आपण महिला सबलीकरणासाठी करण्यासाठी आज आपण श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर जुहू चौपाटी इथे वरिष्ठ वैष्णवी हरग्रेस विशाखा प्रिया माताजी, विशाखा दलाल माताजी यांचं आपण व्याख्यान आयोजित केलं होतं. तर इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिती नेहमीच महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने विचार करत असते आणि आजचं हे व्याख्यान त्यांना आयसी मॉल येत होतं असं प्रत्येक चेहऱ्याकडे बघून जाणवत आहे. माताजी जसं शास्त्रात म्हटलंय की अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारामती, मंदोदरी या पंचकन्या आज शेकडो वर्ष झाले तरी आपण सगळ्यांना त्या ज्ञात आहेत. कारण त्यांच्यामध्ये असलेले गुण आणि म्हणूनच आज माताजींनी त्यांच्या लेक्चरमध्ये व्याख्यानातून आपल्याला सबलीकरणासाठी कुठले गुण आवश्यक आहे त्याबद्दल आज मार्गदर्शन केलं. आपल्यामध्ये असं म्हणतात की स्त्री म्हणजे मातृत्व, स्त्री म्हणजे कर्तृत्व, स्त्री म्हणजे वात्सल्य आणि स्त्री म्हणजे मांगल्य. तर या उक्तीच्या आधाराने त्या दृष्टीने माताजींचं नाव त्या माताजी सांगितलं तसंच आपण आपले पवित्र विचार ठेवणं आवश्यक आहे. आंतरिक आणि बाह्य आपली शुद्धता आणि ह्या शुद्धतेसाठी शुद्ध मन किती आवश्यक आहे. आजच्या ह्या औद्योगिकरणाच्या जगामध्ये आणि न्यूक्लिअर फॅमिलीज मध्ये हा जो भावनात्मक संवाद आहे हा दुरावलेला आहे कुठेतरी आणि आपण सगळ्या परत यामध्ये एकत्र येणं गरजेचं आहे. आणि असं म्हणतात की स्त्री शिकली प्रगती झाली, तसंच स्त्री जर त्या दृष्टीने चांगली उभी राहिली तर समाज देखील सुधारतो आणि एकंदरीतच पुढच्या जनरेशन मध्ये देखील आपल्याला हा इफेक्ट जाणवतो. तर माताजींनी आपल्याला 4 डीज यामध्ये आज सांगितले. एक म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन, दुसरं म्हणजे डिसिप्लिन, तिसरं म्हणजे डिटर्मिनेशन आणि चौथं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डिव्होशन की ज्यामुळे आपण आयुष्यात गुणवंती बनू शकू. आणि माताजींनी अजून एक खूप सुंदर सल्ला दिलाय तो म्हणजे डिजिटल डिटॉक्स की आपण ह्या प्रसार माध्यमांपासून आजकाल तर इलेक्शन सुद्धा जवळ आले त्यामुळे असं वाटतं थोडंसं लांबच राहावं या प्रसार माध्यमांपासून आणि तेवढा वेळ जर आपण भक्तीसाठी अजून दिला तर आपलं आयुष्य नक्कीच उज्ज्वल होईल. आपण माताजी आपला बहुमूल्य वेळ माताजी भक्ती वेदांत हॉस्पिटलमध्ये असतात काउन्सिलिंग साठी आणि त्यांनी आज त्यांचा इतका महत्वपूर्ण वेळ हा आणि आपल्याला महाराजांची शिकवण आज आपल्याला या ठिकाणी दिली आहे त्याबद्दल इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिती आणि सर्व महिला भगिनी यांच्या वतीने आपले शतशः आभारी आहोत. माताजी आम्ही आज या दृष्टीने आपल्याकडे आलो होतो आणि आपण आम्हाला आपले आशीर्वाद देऊन उपकृत केलेला आहे त्याबद्दल आमच्याकडून मनस्वी आपले खूप खूप असे धन्यवाद या ठिकाणी मानू इच्छिते. आणि आजचा हा कार्यक्रम असंच याही पुढच्या कार्यक्रमाला आपण आपली उपस्थिती दर्शवावी ही आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे. या कार्यक्रमाची गोड सांगता अशा सुंदर अशा कीर्तनाने होईल आणि प्रसाद पूर्ण जेवण प्रसाद आहे सगळ्यांनी प्रसाद घेतल्याशिवाय जायचं नाहीये. तर मी आपल्यातील इंजिनियर सौ मिथिला भोसलेवळसे पाटील यांना विनंती करते की आपण सुमधुर आपल्या आवाजामध्ये आज छान असे माताजींना आपल्या सर्वांकडून 3 वेळा हरिबोल म्हणून धन्यवाद देऊया. माताजी एक बताना था कि ना गीता अमृत का जो क्लास लेते हैं रोज ऑनलाइन तो सब पैसे डाले थे तो सबका ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं ना वो तो इतने माताजी के मैसेज आए बॉम्बे से आए कोल्हापुर से आए पूना से आए कि ये प्रोग्राम हमें नहीं है क्या हमें लिंक भेजिए. तो हमने सोचा अभी लिंक भेजेंगे तो बारामती की माताजी भी घर पे बैठेंगे करेंगे तो इतना सब हमें थोड़ा ही मिलता है तो हमने लिंक नहीं भेजा उनको बोला यूट्यूब पे भेजेंगे. तो बहुत माताजी को ऐसा लगा कि अरे हमारे लिए लाइव क्यों नहीं रखा.
तो आपको हमें फिर बुलाना पड़ेगा। गीतामृत में भी एक क्लास के लिए लाइव अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो वो भी आज सबको हमें फेस करना पड़ा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैथिली को देख के अच्छा लग रहा है। हरी बोल। प्लीज कैरी ऑन, मैं लीव कर रही हूँ। हरी बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतपुरी वैष्णव वृंद की जय। बारामती वैष्णवी संघ की जय। हरे। एक दोन द्या सगळ्यांसाठी कीर्तन करणार आहोत आपण, ते सगळ्यांची सार म्हणजे हरिनाम, तर एकत्रित डान्सिंग कीर्तन होणार आहे आणि प्लीज तसा चालू आहे 10 मिनिटं आपण कीर्तन करणार आहोत. आणि ज्या आले असतील, ज्यांनी तिथे आमच्या कॉन्टॅक्ट काही दिले नसतील त्यांचे किंवा राहिले असतील, तर प्लीज तिथे तुम्ही नाव आणि नंबर देऊ शकता, जेणेकरून आमचे भविष्यातले हे काही प्रोग्राम होतील तर त्यांना आम्ही इन्व्हाइट करू शकतो. आणि आमच्या मंदिरामध्ये पण खूप छान कार्यक्रम होतात. मंदिरामध्ये जसे आम्ही महिलांची गीता कोर्स आयोजित करतो मंदिराच्या बाहेर जाऊन, तसे मंदिरामध्ये सुद्धा फॅमिलीसाठी गीता कोर्स होतात आपले. तर तसे तुमच्या आमच्याकडे नंबर असतील तर तुमच्या मुलं तुम्हाला आम्ही इथे आमंत्रित करू शकतो. तर खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही सगळेजण एवढ्या उत्साहाने आला आहात. तर एक 10 मिनिटं आपण कीर्तन करूया, नंतर किचनच्या साईडला सगळ्यांसाठी प्रसाद आहे. थँक्यू सो मच. श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थोडी माहिती मुलांना
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
माझा मोबाईल आहे ना मी मस्त आहे. माझा मोबाईल रेकॉर्डिंग Yes. येस